हेलो बेटा। ये आज आपका जो मार्क टेस्ट हो रहा है इसमें फिजिक्स का सलूशन हम लोग कर लेते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटर इज ब्रॉट नियर टू मेटेलिक स्फेयर दैट आर इन कांटेक्ट। ठीक है ना। एक पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटर है जिसको दो जो मेटेलिक स्फेयर्स हैं जो एक दूसरे कांटेक्ट में उनके पास लाया जाता है। जैसे सपोज करिए कि एक ये है मेटेलिक स्फीयर, एक ये है, और इन दोनों के पास कोई एक इंसुलेटर लाया जाता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। फिर कह रहे हैं द मेटेलिक स्फीयर्स आर देन सेपरेटेड। इसके बाद इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। द स्फीयर विच हैज इनिशियली फॉरदेस्ट फ्रॉम द इंसुलेटर विल बी। तो जब दोनों को अलग किया जाएगा तो इससे दूर कौन होगा? ये वाला होगा। ठीक है। और उसमें पूछ रहे हैं ही अनचार्ज, ही निगेटिवली चार्ज। ये ही गलत लिख गया है, यहाँ बेटा बी होगा, है ना। बी अनचार्ज, बी निगेटिवली चार्ज, बी पॉजिटिवली चार्ज एंड सो ऑन। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें कि जब पॉजिटिव चार्ज लाया जाएगा और ये दोनों न्यूट्रल हैं तो इसमें इंडक्शन की वजह से इसके पास में निगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूर हो जाएगा। तो जब आप इसको अलग करोगे तो इसके करीब वाले में निगेटिव चार्ज है, इससे दूर वाले में कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो जो फारदेस्ट है, ये कह रहे हैं फ्रॉम द इंसुलेटर, उसमें कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा, राइट। तो बी पॉजिटिवली चार्ज मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री चार्जेस Q plus TQ and 4Q are connected by string as shown in figure. The figure and they are in equilibrium. ठीक है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि कौन किधर कितना फोर्स लगा रहा है, उससे मतलब नहीं। ये मान लिया गया पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी एंड बी सी। देखिए, ये स्ट्रिंग जो है ये ए बी है और ये स्ट्रिंग जो है वो बी सी है। तो इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन निकालना है तो इसका मतलब हुआ इस पर ये दोनों नेट फोर्स कितना लगा रहे हैं, ये रिपल्सिव फोर्स होगा, वो इसमें टेंशन प्रोड्यूस कर देगा। तो अगर हम लोग टी ए बी निकालेंगे तो टी ए बी क्या आना चाहिए? टी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अब इस पर ये भी रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है और ये भी लगा रहा है, दोनों कितना लगाएंगे? देखिए, इसका मैग्नीट्यूड 2Q है, इसका Q है, बीच की डिस्टेंस D है। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा? A Q1 Q2, यानी Q इंटू 2Q क्या हो जाएगा? 2Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है D, तो D स्क्वायर प्लस, जरा दूसरा देखिए कितना लगा रहा है, ये वाला कितनी दूर है? 2D डिस्टेंस पे है। इसका मैग्नीट्यूड 4Q है, इसका Q है, तो ये लगाएगा K, Q इंटू 4Q हो जाएगा 4Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है? 2D, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4D स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, तो देखिए K अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा? 2Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। क्लियर है ना बेटा? ये Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इधर बचेगा, K कॉमन हो गया, 2Q स्क्वायर, और ये अगर हम सम ले लें तो ये आ जाएगा K 2Q स्क्वायर, ये 3Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ये टेंशन आ गया किसमें? ए बी में। जो ए बी स्ट्रिंग है उसमें टेंशन ये हो गया। इसी तरीके से जब हम बी सी में टेंशन निकालेंगे तो ये दोनों इस पे रिपल्सिव फोर्स उधर लगा रहे हैं जिसकी वजह से यहां टेंशन है। तो टी बी सी कितना हो जाएगा? टी बी सी इज इक्वल टू, अब इस वाले पे ये कितना फोर्स लगा रहा है? डिस्टेंस दी है और चार्ज है 4 और 2, यानी के क्यू स्क्वायर यानी 4Q इंटू 2Q यानी 8Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस डी है तो डी स्क्वायर प्लस ये वाला कितना लगा रहा है? अब देखिए, डिस्टेंस 2D है और चार्ज है Q एंड 4Q, तो क्या आ जाएगा? K 4Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस है 2D जिसका स्क्वायर होगा 4D स्क्वायर। यहाँ से 4 कैंसिल, और ये आ रहा है कितना? 8Q स्क्वायर और ये हो जाएगा
क्यू स्क्वायर, तो 8 क्यू स्क्वायर के 9 क्यू स्क्वायर के अपॉन डी स्क्वायर, तो 9 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये आ गया टीबीसी। दोनों के टेंशन आपने निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, इसका रेशियो, टेंशन ए बी और टेंशन बी सी, यानी कि दिस अपॉन दिस। तो यहां देखिए टी ए बी अपॉन टी ए सी, अगर इन दोनों का निकालेंगे तो के कैंसिल हो रहा है, 3 क्यू स्क्वायर, अच्छा क्यू स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, डी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। अब ऊपर 3 बचा है और यहाँ नीचे आ जाएगा 9, तो 3/9 का मतलब होता है, ये 9 है, 3/9 का मतलब होता है 1/3। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एट एनी मोमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब इसकी स्टडी करते हैं। सेंटर ऑफ मास जो है वो मास पे तो डिपेंड करता ही है, फोर्सेज ऑन द पार्टिकल पे भी डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ये आपका डाउटफुल है, थोड़ा चेक कर लेते हैं आगे। रिलेटिव डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, हाँ इस पे भी डिपेंड करेगा अगर पार्टिकल की रिलेटिव डिस्टेंसेस बदल जाए, लेकिन रिलेटिव डिस्टेंसेस बदले बगैर अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, इसलिए इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। और आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका 3। मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये 4 पार्टिकल हैं, ये चारों पार्टिकल एक स्क्वायर पे रखे हुए हैं, ए है साइड। अब अगर मान लीजिए एक ऐसा स्क्वायर आए, छोटा सा स्क्वायर इसके अंदर जिसकी साइड सेम हो, ओके, तो अगर ये चार्जेस यहां से यहां ले आए, सॉरी ये मास यहां जो रखा था चारों कॉर्नर पे, तो वो अगर यहां ले आया जाए, ये यहां ले आया जाए, ये यहां आ जाए, ये यहां आ जाए, तो इनकी पोजीशन सबकी चेंज हो गई, लेकिन सेंटर ऑफ मास अभी भी सेंटर पे है। तो सेंटर ऑफ मास इनकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, हाँ रिलेटिव पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। रिलेटिव मतलब कि यहाँ है, इसके बजाय कहीं ऐसा चला जाए, ये वाला कहीं यहाँ चला जाए, तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अगर आप बदल दे रहे हैं ध्यान में रखते हुए, तो देखिए पोजीशन हमने बदल दी तो इस पे सेंटर ऑफ मास नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ये इससे इंडिपेंडेंट है, मींस डिपेंड नहीं कर रहा। सो योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग फिगर शोज फॉर गॉसियन सरफेस। 4 गॉसियन सरफेस आपको दिख रही हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड मार्क द करेक्ट कोड। चलिए भाई S1 से शुरू करते हैं। आप देखिए S1 ये सरफेस है, इस सरफेस में टोटल चार्ज है +q और -3q, यानी q है और -3q है, तो टोटल चार्ज हो गया -2q। अब यहां से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, गॉस थ्योरम कहती है कि जो फ्लक्स होगा पहली सरफेस से निकल रहा है जो, वो कितना हो जाना चाहिए, टोटल चार्ज यानी -2q अपॉन ε0। पहले इसको चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में है, -2q अपॉन ε0 ये है, और φs1, तो ये इसका मतलब फर्स्ट का s सही है। अब इधर देखो फर्स्ट का s केवल इसमें सही है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट। हाँ चेक करने के लिए आप चेक कर लीजिए कि सेकंड पे क्यों है। अब सेकंड सरफेस देखिए, सेकंड सरफेस, लेकिन ध्यान रहे एग्जाम में अगर एक ऑप्शन मिल रहा है बाकी में वो नहीं है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकंड ये है आपका S2 अगर आप ध्यान से देखें तो 2q -3q और q, तो q और 2q, 3q -3q 0 हो गया, तो सेकंड वाला जो है उस पर फ्लक्स नहीं निकल रहा है, इसका मतलब सेकंड का q 0, ये सेकंड का q हो जाएगा। देखो सेकंड का q है। इसी तरह थर्ड में आइए, थर्ड अगर आप देखेंगे S3, तो S3 में आप देख रहे हैं कितना है, 2q है -3q, -q है, तो इसका मतलब -q किस में है भाई, -q ये है, इसका मतलब 3 का r सही है, 3 का r सही है, मिल रहा है ना सभी का। लास्ट में 4 है, 4 वाली सरफेस में केवल चार्ज q है, तो q केवल कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी चौथे का p सही है, p सही है। सो योर फाइनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्टेटमेंट है द कूलाम फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। देखिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं कि ये कूलाम फोर्स कहाँ पे आता है, चार्जेस के बीच में, राइट, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में। और पूरे यूनिवर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेटिंग है। तो पहला ये शॉर्ट रेंज फोर्स हो जाता है ना, इसकी रेंज उतनी ज़्यादा नहीं होती पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की। तो इसमें देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ही डोमिनेटिंग फोर्स है, तो पहला तो बेटा आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट गलत। फिर कह रहे हैं द कूलाम फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी गलत है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू सोर्सेज S1 एंड S2 ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ये दो सोर्स हो गए S1 S2, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम इमिट साउंड, द सोर्सेज आर मूविंग एज सोन विद स्पीड u ईच, दोनों सोर्सेज की स्पीड u है, एक ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, ऑब्जर्वर हर्ट्स द साउंड और स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, तो ये ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ये दूर जा रहा है। तो पास आने के लिए जो फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी चेंज का, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज f है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी f डैश इज इक्वल टू f, और ये हो जाएगा u अपान u माइनस, सॉरी साउंड की स्पीड v ली गई है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। f डैश इज इक्वल टू f v अपान v माइनस u, ये पास आने का हो गया। और दूसरे केस में हम जाएंगे f डैश जिसमें दूर जा रहा है, तो उसका फार्मूला होता है f, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, v अपान v प्लस u। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और ये कम हो जाएगी क्योंकि दूर जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज f माइनस एफ डैश होगा। और इसमें हमसे पूछ क्या रहे हैं कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर हियर्स द साउंड द बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ बीट्स मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो देखिए इसमें एफ वी कॉमन है, अब ये चीज एडिट करनी पड़ेगी, हम वहीं शुरू करें शुरू से। ओके, सो एफ डैश माइनस एफ डबल डैश, इसमें दोनों में कॉमन कितना है, एफ वी है, और ये है 1 अपान वी माइनस यू माइनस 1 अपान वी प्लस यू। अब यहाँ पे v प्लस यू आएगा, यहाँ माइनस वी माइनस यू आएगा, और नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आ गया एफ वी, और इधर आ गया v प्लस यू माइनस वी माइनस यू अपान वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस। अब देखो इसमें बेटा v कैंसिल हो जाएगा और u प्लस होके ऐड हो जाएगा, तो 2uv आ जाएगा, है ना, ये आ गया आपका 2uv(f) अपान वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यही नंबर आप बीट्स हो जाएंगे। तो 2uv(f) अपान वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये थर्ड ऑप्शन में है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मास ऑफ सैटेलाइट इज m अपान 81 एंड रेडियस दिस, सैटेलाइट का है, फिर m एंड r आर द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अब प्लैनेट के चारों ओर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो हम एक प्लैनेट बना लेते हैं और एक सैटेलाइट बना लेते हैं। प्लैनेट की रेडियस कह रहे हैं r है और मास m है, सैटेलाइट की रेडियस कह रहे हैं कि r/4 है और इसका मास जो है वो m अपान 81 है। अब इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स सैटेलाइट विल बी एट लीस्ट ग्रेटर देन, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा
वो विल बी एट लीस्ट ग्रेटर देन, कम से कम कितने से ज्यादा होगी। ओके तो सबसे पहले अगर सैटेलाइट चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट है जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा। समझ रहे हैं ना, इसका अपना और इसका अपना रिजल्टेंट पुल जीरो होगा। तो मान लीजिए वो डिस्टेंस इधर से x है और इधर से क्या है y। तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर यहां पर कोई हम बॉडी अगर रख दें जिसका मास स्मॉल m हो, तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, जीरो। इसकी वजह से इसकी वजह से, ठीक है, तो इसकी वजह से फोर्स कितना हो गया, जी एम एम अपान ये डिस्टेंस कितनी ली जाएगी, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बराबर कितनी होगी, जी एम की जगह एम अपान 81, एम अपान आर कितनी होगी, आर बाई 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिए कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को अगर हम बराबर कर लें और अंडर रूट ले लें तो r प्लस एक्स इज इक्वल टू आ गया 9, राइट, r बाई 4 प्लस वाई। अब यहां पे सपोज कर लीजिए आप कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है और r इज इक्वल टू, हमें ये चीज पूछी गई है कि एटलीस्ट कितने से ज्यादा होनी चाहिए। तो r बराबर क्या हो गया, x प्लस वाई। इसका मतलब x की जगह हम y माइनस आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं तो r प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 9 r बाई 4 प्लस वाई। अब जरा y की वैल्यू निकालें। y की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यहाँ देखो, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये आएगा 9y। तो x इज इक्वल टू आर माइनस वाई। अब यहाँ पे हम रखेंगे r प्लस आर माइनस वाई, 9r प्लस वाई। तो इधर से कितना है 9y और ये है y, उधर जाएगा कितना हो जाएगा 10y, हो जाएगा ना 10y। तो 10y इज इक्वल टू, अब इधर देखो, इधर है r प्लस आर और ये 9r बाई 4 इधर आएगा, तो इधर आ गया r प्लस आर माइनस 9r बाई 4। समझ रहे हैं ना, इसमें हमने कुछ नहीं किया, एक्स की जगह आर माइनस वाई किया है, वाई के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो वाई उधर जाएगा, ठीक है ना, ये वाई की वैल्यू उधर गई, या 9y ये होगा तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 10y हो जाएगा, और इसको फिर इधर ले आइए तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे r में अगर 9r बाई 4 करेंगे तो यहाँ 4r और माइनस 9r, ये आ जाएगा माइनस 5r बाई 4, और यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं r, ये कितना हो गया बेटा 10y। समझ रहे हैं, तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि y इज इक्वल टू r माइनस 5r बाई 4, और यहां पे 1/10 आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना इस इक्वेशन पे, y आपका जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी, इसका मतलब y ग्रेटर देन जीरो है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, y आपका ग्रेटर देन जीरो है, यानी y पॉजिटिव है, और y के पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब है कि r माइनस 5r बाई 4 जीरो से ज्यादा होना चाहिए, मीन्स r मस्ट बी ग्रेटर देन 5r बाई 4, यानी r इज ग्रेटर देन 5 बाई 4 का मतलब 1.25r। तो r यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.25r से ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए आपका सही ऑप्शन है 1। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, क्वेश्चन नंबर 157 का। ओके, कुछ क्या देख, ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज दिस,
where V, X, Y, Z are in SI units. Then magnitude of the electric field. बेटा आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके कंपोनेंट्स वेक्टर क्वांटिटी Ex इज इक्वल टू होगा माइनस dV अपॉन dx, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो पोटेंशियल है, और माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ वी, वी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, यानी कि इसका एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल रहे हैं, तो इट इज माइनस 6x। सो माइनस 6x करेंगे और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो x कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो कितना आ गया, मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो ये कितना आ गया 6, ऐसे करके, ठीक है। और अगर वेक्टर फॉर्म में करते हैं तो 6i हो जाएगा। इसी तरह अगर हम EY निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस dV अपॉन dy, एंड इट इज माइनस d ओवर ऑफ dy ऑफ 2i करेंगे यहाँ पे, तो 2i का मतलब बेटा माइनस 2 आ गया। सिमिलरली Ez इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dz, और ये आ जाएगा माइनस d ओवर dz ऑफ 9z, तो ये 9z का आ जाएगा माइनस 9। अब हमें जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होता है, E इज इक्वल टू अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर, और ये आ जाएगा EX स्क्वायर का मतलब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 9 स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 36 प्लस 4 प्लस 81। अब इसको आप टोटल करेंगे 40 और 81 कितने हो जाएंगे, 121 अंडर रूट, जिसकी वैल्यू आ गई 11, ठीक है। तो 11 बोले तो फोर्थ ऑप्शन, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ सही। 159 two cylindrical rods of uniform cross sectional area A and 2A having free electrons per unit volume। चलिए दो हैं, इसका एरिया अगर A है क्रॉस सेक्शनल तो इसका 2A है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 2n है, ये गिवन है, और इस पे ये कैपिटल N गलत है, यहाँ पे n होना चाहिए, ठीक है ना, ये n है। रिस्पेक्टिवली आर ज्वाइंट इन सीरीज में है। करंट I फ्लोज थ्रू देम इन स्टेडी स्टेट। बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेडी स्टेट में चाहे वो इसमें जैसे सीरीज में कनेक्ट हो तो हो सकता है इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट हो, इनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग हो, बट करंट विल बी सेम, ठीक है। तो करंट दोनों में सेम होगी, तो पहले वाले में करंट क्या होगी, दूसरे वाले में दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब इसमें रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा गया है, लेफ्ट साइड वाले को VL से और राइट साइड वाले को VD से रिप्रेजेंट किया, VR से रिप्रेजेंट किया गया। तो देखिए एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है कि VD इज इक्वल टू NEA इसका जो एक रिलेशन है जो पॉपुलर है जो याद रहता है, I इज इक्वल टू NEA VD। तो VD कितना हो जाएगा, VD हो जाएगा I अपॉन NEA, ठीक। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो चीज है ये दोनों में सेम होगी, क्योंकि करंट विल बी सेम इन स्टेडी स्टेट। तो पहले वाले में कितनी होगी, इसी फार्मूले से हम यूज करें, n की जगह 2n करेंगे, देखते जाइए, n की जगह 2n, E इलेक्ट्रॉन, एरिया पहले वाले का A, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VL। यही करंट दूसरे में होगी तो उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n, चार्ज E, एरिया 2A और VR इधर इंटू VR। अब देखो इधर का 2NEA ये कैंसिल होके सीधे आ रहा है VL इज इक्वल टू
वी आर, इसका मतलब इनका जो रेशियो है वो सेम है, 1:1. सो योर 1:1 मीन्स 1. सो योर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v naught strike sticks a simple pendulum of mass m and strikes it. ओके, कुछ लैंग्वेज है कुछ गड़बड़. कि पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v naught sticks a simple pendulum of mass m and strike to it. ये स्ट्राइक टू पहले होना चाहिए, स्टिक बाद में होना चाहिए. कि स्ट्राइक करता है और स्टिक हो जाता है. चलिए कोई बात नहीं. द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पेंडुलम, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये. आप मान लीजिए एक पेंडुलम है, इसका मास m है ना. पार्टिकल ऑफ मास m विद वेलोसिटी, पेंडुलम का मास. अच्छा, पार्टिकल और पेंडुलम दोनों के मास सेम है. अब एक पार्टिकल है जो जिसका मास m है और v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है. तो सबसे पहले, और ये कह रहे हैं कि ये टकराने के बाद ये इसमें चिपक जाता है, फिर पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा. और पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा तो ये कह रहे हैं कि द मैक्सिमम हाइट. तो मान लीजिए यहाँ पे ये कितनी हाइट अटेन कर रहा है, h हाइट अटेन कर रहा है. तो कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए कि जब यहाँ पे ये इससे टकराएगा तो पूरा सिस्टम एक वेलोसिटी से चलेगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी. तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जितनी वो सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी. तो हमें यहाँ की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है. पोटेंशियल यहाँ 0 मान लेंगे, रेफरेंस लाइन. और यहाँ पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के बराबर है, तो यहाँ काइनेटिक 0 हो जाएगी, वो बॉडी रुक जाएगी, सिस्टम रुक जाएगा. ओके. दूसरी चीज यहाँ पर पहले हम लगा दें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो इसका मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम है 0. इस पेंडुलम का मोमेंटम 0. और पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है. अच्छा, ये पेंडुलम है तो L कर लो, और पार्टिकल है तो P केवल कर लो. तो P कितना है, mv नॉट. तो बेटा नेट मोमेंटम क्या होगा, mv नॉट प्लस 0 इज इक्वल टू mv नॉट. अब जब इससे टकराएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बाहर से सिस्टम में, तो जब टकराएगा और चिपक जाएगा तो इसका जो मोमेंटम होगा वो इसके बराबर होगा. तो चिपकने के बाद दोनों एक साथ चलेंगे. सपोज करिए कि v वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो चिपकने के बाद मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कितना होगा, मास हो गया 2m, ये दोनों का टोटल मास, और v वेलोसिटी, ये मोमेंटम हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होने चाहिए. तो mv नॉट इज इक्वल टू 2m इंटू वी करेंगे, इससे हमें इसकी वेलोसिटी आ जाएगी. किसके टर्म्स में, v नॉट के. तो कितनी आ जाएगी, m तो कैंसिल हो जाएगा, v नॉट बाई 2. v नॉट बाई 2 वेलोसिटी आ गई. ठीक है. अब ये v नॉट बाई 2 वेलोसिटी आ गई, तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो गई, हाफ. मास कितना है 2m, दोनों को मिला के इंटू वी स्क्वायर. और वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ 2m इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई वी 4 कर देंगे, क्योंकि वी नॉट बाई 2 का होल करेंगे तो इतना आ जाएगा. और ये सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी में. पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh. मास है 2m और इंटू जी इंटू एच. अब इसमें देखिए 2m तो कैंसिल हो गया. ठीक है. h की वैल्यू हमें चाहिए, तो h अगर इधर आ जाता है, हाँ h वहीं रहने देते हैं. और ये कितना है, 2 2 जब नहीं, ये 2 है, इधर से कोई मतलब नहीं है तो कैंसिल हो गया. ठीक है. तो ये 4 2 जा 8, यानी वी नॉट स्क्वायर अपान 4 2 जा 8, और जी नीचे आ जाएगा. तो वी नॉट स्क्वायर अपान 8g, वी नॉट स्क्वायर. यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है राहुल, ये पूरा दिख रहा है ना, हमें तो उधर दिखे तो हम कहें क्यों तुमसे, हमें तो, हाँ न जाने हम तो काफी देर से नहीं देख पा रहे थे. चलो ये बातचीत हटा देना, लिख लो उसमें. ठीक है. उधर का देखो, दिखा है जितना हमने किया, 2MV सब दिख रहा है. ठीक है, अपने में देखते रहना. चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन.
3 rods made of same material and having the same cross sectional area. तीनों रॉड सेम मटेरियल की हैं, तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ज्वाइंट एज सोन इन फिगर, ईच रॉड ऑफ सेम लेंथ, अरे भाई तीनों की लेंथ भी सेम है. द लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर केप्ट एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली. इन दोनों के टेम्परेचर 90 है, इसका 0 है. द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द 3 रॉड. अब जंक्शन यहाँ पे है, इस जगह पे जंक्शन है, तो अब मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर कितना है, थीटा है. अच्छा, एक चीज आपको बता दें, रेजिस्टेंस जो होता है थर्मल रेजिस्टेंस, वो थर्मल रेजिस्टेंस होता है L अपान के थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, एरिया लेंथ. तीनों के केस में आप देखिए लेंथ, एरिया और मटेरियल सेम है, तो तीनों के रेजिस्टेंस बराबर होंगे. अब तीनों रेजिस्टेंस बराबर होंगे तो ये दो किसमें हैं, पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका RTH, इसका RTH. अगर तीनों के हम R मान लें रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में इन दोनों क्या हो जाएगा, R/2. तो इसका मतलब ये दो रॉड जब कनेक्ट होंगी तो इधर वाली का है R और इन दोनों का रिजल्टेंट है R/2. इधर का टेम्परेचर है 90, यहाँ का टेम्परेचर थीटा और यहाँ का 0. ये सिचुएशन है. अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में, और सीरीज में हीट का फ्लो सेम होता है. मैं थोड़ा शार्ट कर रहा हूं, थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी करनी है कि क्वेश्चन को ज्यादा समय ना लगे. तो जब ये सब सेम मिल गया है तो सीधे पैरेलल में रेजिस्टेंस R/2 करके इसके साथ सीरीज में कर देते हैं. अब यहां पे जितनी करंट इसमें फ्लो होगी उतनी इसमें फ्लो होगी. अब इसमें जो करंट, हीट करंट फ्लो हो रही है वो कितनी होगी, मान लीजिए इसमें फ्लो होने वाली करंट जो है वो Q है, तो पर सेकेंड जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, वही हीट करंट होती, मतलब हीट पर सेकंड जो फ्लो हो रही है वो हीट करंट होती. तो हीट अगर Q है तो Q अपान T कर दें तो ये क्या आ गया, H1. और H1 कितना हो जाएगा, अब इधर टेम्परेचर ज़्यादा, इधर टेम्परेचर कम, इधर 0 है, तो करंट का, हीट करंट का फ्लो किधर होगा, ऐसे होगा. तो यहाँ पर हम जब निकालेंगे इस वाले केस में, इसके केस में जो करंट आएगी वही इसके केस में आनी चाहिए, तो हर एक का निकाल लें. तो अगर सपोज करिए हम पहले उधर वाली निकाल लें, तो इसमें जब करंट, हीट करंट निकालेंगे तो कितनी आएगी, हीट करंट क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी टेम्परेचर डिफरेंस अपान थर्मल रेजिस्टेंस. तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 90 माइनस थीटा और रेजिस्टेंस है R/2. ध्यान देना बेटा. और इसमें जो करंट आएगी उसमें टेम्परेचर डिफरेंस है थीटा माइनस 0 अपान रेजिस्टेंस है R. और ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि सीरीज में है. तो आप यहां से देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा थीटा इज इक्वल टू 290 माइनस थीटा. इट इज 180 माइनस 2 थीटा और इधर थीटा, तो थीटा और 2 थीटा उधर करेंगे 3 थीटा हो जाएगा. तो यहां पे आ गया 3 थीटा इज इक्वल टू 180. सो थीटा इज इक्वल टू 180 बाई 3 मीन्स 60 डिग्री. So 60 degree means second option is correct. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिया है द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज. ये तो आराम से समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो सर्कुलर मोशन में होता है, और सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल मूव करेगा तो फोर्स और जो उसकी डायरेक्शन है मोशन की, यानी डिस्प्लेसमेंट, वो परपेंडिकुलर होगा, उस समय वर्क नहीं होगा. वर्क नहीं होगा इसका मतलब कि एनर्जी की जो है वो चेंज नहीं होगी. तो पहला तो एकदम सही है, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज. बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज इज 0. अभी अभी बर्डन 0 होता है, और चूंकि ये इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, the north and south pole of two identical magnets approach a coil containing a condenser equal speed from opposite side. देखिए ये लेंज लॉ का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. नॉर्थ पोल उधर से आ रहा है, तो आपको मालूम है लेंज लॉ कि करंट हमेशा उस, जब भी हम मैग्नेट को पास में लाएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और उसमें इंड्यूस करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगी
कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है उसी को अपोज करे। तो इसका मतलब अगर नॉर्थ पोल पास में आएगा तो यहां पर उस साइड में, इसके उस साइड में नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये एस इधर से आ रहा है तो इधर एस हो जाएगा, यानी इसकी वजह से भी उधर नॉर्थ होगा और उसकी वजह से भी उधर नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ पोल उधर हो गया, साउथ पोल इधर हो गया, मतलब कि इसमें इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि कंडेंसर विद इक्वल स्पीड फ्रॉम अपोजिट साइड, देन ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। प्लेट 1 विल बी नेगेटिव एंड प्लस प्लेट 2 पॉजिटिव, प्लेट 1 विल पॉजिटिव एंड प्लेट 2 नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। ओके, तो देखो यहाँ पे ये एक्सिस जा रही है। अब बेटा उधर अगर नॉर्थ है उधर साउथ है तो नॉर्थ पोल की तरफ करंट कैसी फ्लो होगी? आपको मालूम है कि अगर नॉर्थ पोल बनना है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, और साउथ पोल में करंट कैसी होती है? क्लॉकवाइज। तो इधर नॉर्थ पोल बनने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो रही। अगर इधर से जो ऑब्जर्वर है वो देखेगा, नॉर्थ पोल है तो वो देखेगा, जैसे इधर से हम देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहां से चल रही है और इधर आ रही है, कुछ कुल मिला के ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है इसकी, ऐसे। तो करंट जिधर से चलती है उधर हायर पोटेंशियल होता है और जिधर जाती है उधर लोअर पोटेंशियल होता है। तो लोअर पोटेंशियल मतलब निगेटिव चार्ज और हायर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज। तो 1 निगेटिव होगा और 2 पॉजिटिव, तो प्लेट 1 विल बी निगेटिव एंड प्लेट 2 पॉजिटिव। तो बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से स्टेटमेंट है, व्हेन टू कॉइल्स आर वाउंड ऑन ईच अदर द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द कॉइल इज मैक्सिमम। तो जब दो कॉइल को एक दूसरे के ऊपर वाउंड किया जाता है तो वो आपको पता है ना कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से एक रिलेशन निकालते हैं, m इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 एंड L2, ये होता है। और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 उसी केस में होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर कह रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन, बिल्कुल डिपेंड करता है, ये आपके सामने रिलेशन लिखा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। 182 बस, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज अक्रॉस प्योर इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम विल रिप्रेजेंट द करंट। तो ये भैया दिया गया है वोल्टेज का ग्राफ प्योर इंडक्टर के लिए। आपको मालूम है जब प्योर इंडक्टर होता है तो वोल्टेज करंट से π/2 फेस लीड करता है, आगे चलता है, यानी करंट π/2 फेस पीछे चलती है। तो अगर वोल्टेज हम इधर का छोड़ दें, यहां से देखें तो यहां से अगर वोल्टेज है तो करंट यहां से होनी चाहिए। तो देख लीजिए किसमें करंट यहां से है, ये है करंट। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, करंट π/2 फेस पीछे होगी। सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद है, कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ 0.7 H हेनरी एंड इज ज्वाइंड इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 220 ओम। बेटा इसका इंडक्टेंस दिया है और यहां रेजिस्टेंस है, तो इसके क्रॉस जो रिएक्टेंस आएगा वो क्या होगा? फार्मूला होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा होगा 2πf इंटू एल। 2 की वैल्यू 22/7 होती है। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी है तो इंटू 50 कर लेते हैं, और ये इंटू एल है 0.7। तो इसको अगर हम 10 कर दें तो देखिए 7 7 कैंसिल हो गए, एक 0 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 5 2 जा 10 और 22, यानी 22 ओम आ गया एक्सेल। रेजिस्टेंस भी 22 है। इसका मतलब इस सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा? R² प्लस XL² अंडर रूट एंड 220 स्क्वायर रेजिस्टेंस प्लस ये भी 220 स्क्वायर, और दोनों का अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा 220√2। ठीक है ना, इम्पीडेंस आ गया। अब हमें
क्या निकालना, फाइंड द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट, यानी करंट निकाल के वाटलेस कंपोनेंट करना है। तो वाटलेस कंपोनेंट आपको मालूम है आई साइन फाई होता है, राइट, पढ़ा होगा आपने, अब इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पाई फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस भी निकाल ले हम लोग। तो सबसे पहले अच्छा जेड आ गया है, तो करंट कितनी होगी, करंट हो जाएगी, जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है कितना है, 220 है, तो 220 अपान इम्पीडेंस है 220 रूट 2, तो करंट आ गई 1/√2 एम्पियर। चलिए करंट आ गई। अब अगर करंट आ गई साइन फाई, फाई निकाल लें तो काम बन जाएगा। तो आपको मालूम है जब इंडक्टेंस होता है तो वहां पे जो फेस डिफरेंस फाई अगर हम लोग लगाएंगे, tan पाई इज इक्वल टू, इसमें L है और R है, तो एल आर के केस में tan फाई होगा XL अपान R। अच्छा XL R दोनों बराबर हैं, तो ये 1 आ गया, तो यहां से फाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1, सॉरी नॉट tan इनवर्स 1 हो तो क्लियर है, tan फाई अगर 1 आ रहा है, हाँ tan इनवर्स 1 करेंगे तो 45, ये 1 होता है, किसकी वैल्यू होती है 1, 45 की, tan 45 की, तो यहां से फाई की वैल्यू आ गई 45। अब बेटा यहां पे पुट करना है, आई की जगह आपको क्या रखना है, आई की जगह रख दीजिए 1/√2 और tan की जगह साइन फाई यानी साइन 45, तो साइन 45 भी 1/√2 होता है, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है ना। तो वाटलेस कंपोनेंट 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर, एंड इट इज थर्ड ऑप्शन। ओके, ठीक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला देखिए, ए लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज पुट इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n डैश। ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज f, इट्स फोकल लेंथ इन लिक्विड। तो एयर में अगर n है तो हमको मालूम है फोकल लेंथ का फार्मूला एयर में क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू n-1, 1/r1 - 1/r2। और जब लिक्विड में डालेंगे तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, राइट। तो इसके केस में अब चारों तरफ का मीडियम जो होगा वो कैसा हो जाएगा, एयर के बजाय लिक्विड का हो जाएगा। तो उस मटेरियल का यानी कि लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड निकालना है। तो वहां पे फोकल लेंथ मान लीजिए 1/fl है, तो यहाँ n की जगह आ जाएगा n/n डैश -1, और ये आएगा 1/r1। रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई फर्क नहीं पड़ना, तो बेटा जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये पलट जाएगा, इसमें आ जाएगा FL/F इज इक्वल टू, अब यहां देखिए n-1 अपान, ये तो हो गए, ये नीचे आ जाएगा n-n डैश और अपान n डैश ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया FL/F, n-n डैश के टर्म्स में है नहीं, n डैश -n के टर्म्स में, तो यहाँ पे हम एक माइनस कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो -n-1 n डैश अपान n डैश -1, तो FL/F इज इक्वल टू -n-1 n डैश अपान n डैश -1, और यहाँ से FL इज इक्वल टू -n-1 n डैश F अपान n डैश -1। मिलाइए किससे मिल रहा है, n-1 n डैश माइनस n डैश n-1 अपान n डैश -1। n-1, अच्छा यहाँ पे n डैश -n है ये, ओके, तो -n-1 n डैश f अपान n डैश -n, ये बेटा फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है हमें, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिटिकल एंगल बिटवीन इक्विलेटरल प्रिज्म एंड एयर इज 45 डिग्री। ठीक है, इफ द इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, देन आफ्टर डेविएशन इट विल इमर्ज फ्रॉम द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अच्छा, तो बनाना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल बिटवीन एन इक्विलेटरल प्रिज्म एंड एयर। चलिए एक इक्विलेटरल प्रिज्म बना लेते हैं, ये बना लिया हमने, और इस प्रिज्म का जो मटेरियल है एयर है, इसके बीच का क्रिटिकल एंगल दिया है, यानी आईसी की वैल्यू दी है 45 डिग्री। चलो कोई बात नहीं। इफ द इंसिडेंट रेज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रही है, तो परपेंडिकुलर में सीधी चली आएगी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा गलत बन गया है क्योंकि परपेंडिकुलर में थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये हम मान लेते हैं, हमने मेजर नहीं कर रहे हैं, ये तीनों साइड सेम हैं, और इसमें अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट एंट्री कर रही है, ये अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये लाइट परपेंडिकुलर एंट्री कर रही है, चलो ऐसे मान लें, तो ये तो सीधी चली आएगी यहाँ पे। अब यहाँ पर बेटा ध्यान देना, ये एंगल है 60, ये है 90, तो ये 30 होगा, और ये 30 होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, तो ये है डेंसर मीडियम, इधर है रेयरर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 45 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब ये लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इधर नहीं जाएगी, और यहाँ से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उससे होते हुए ये ऐसे चली जाएगी। तो आप अगर देखिए ये एंगल भी 60 है, तो ये 30 होगा, और ये 30 है, और ये आपको 60 है, तो ये 90 है, मतलब दूसरी वाली सरफेस से 90 डिग्री पे रे बाहर हो जाएगी। अब ये चीज जहां मिल रही हो देख लो, इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड ऑन द सेकेंड सरफेस, बिल्कुल पहली सरफेस है सेकेंड सरफेस, एंड इमर्जेज आउट परपेंडिकुलरली फ्रॉम द थर्ड सरफेस इन एयर। तो बिल्कुल सही है, यही दिख रहा है, क्योंकि इट इज टोटली फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड सरफेस। नो, सो योर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ए प्रोजेक्टाइल इंक्रीज बाय 5%, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्वेश्चन गड़बड़ है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन है नहीं अभी, सिंपल रिलेशंस है, तो बेटा इसको देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। हम सारे केस निकाल लें। हाइट का फार्मूला होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, रेंज होगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। सबसे पहले इन दोनों को देख लेते हैं करके, फिर टाइम का देखेंगे। तो अगर हम इनको डिवाइड कर दें, तो देखिए यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, और साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, एक साइन थीटा कैंसिल होके साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बाई 2 2 ज़ा 4, और ये आ गया एच अपान आर। एच अपान आर मीन्स अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट है ही है, अगर हाइट और रेंज का देखें रिलेशन, तो ये आ जाएगा आर बाई एच इज इक्वल टू 4 अपान टेन थीटा, यानी 4 कॉट थीटा, और इसमें इंफॉर्मेशन केवल थीटा की दे रहे हैं, तो ये चीज कांस्टेंट हो गई, मींस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। यस, अब इसमें कह रहे हैं कि हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल इंक्रीज बाय 5%।
अगर ये 5% बढ़ रही है तो चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेंज भी 5% बढ़ेगी। तो उसका आंसर दिया है ये, और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहे हैं, तो आप इसको करेक्ट करके कर लीजिए, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेंज, राइट। ये कुछ मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे रेंज, क्योंकि आंसर्स रेंज वाले हैं, रेंज आपकी कितनी बढ़ जाएगी? 4%, 5%। सर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की है, वेलोसिटी की नहीं है। A parallel beam of white light falls on the convex lens and images of blue, yellow and red are formed other side of the lens at distances this. तो पैरेलल बीम आ रही है, तो जहां पे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे गिरेगी वो उसके फोकस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं, सबसे पहले कौन सी है? ब्लू, येलो, रेड। तो ब्लू के लिए फोकल लेंथ कितनी हो गई? 0.20 मीटर। येलो के लिए कितनी हो गई? 0.025 मीटर। और रेड के लिए कितनी हो गई? 0.214 मीटर, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर निकालना है, तो डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू एफ आर माइनस एफ वी अपॉन एफ वाई। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो जब माइनस करेंगे 0.214 माइनस 0.200 अपान 0.205, तो यहाँ से ये सबसे हटा देते हैं, तो 214 में 200 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 14 अपान 205, और यही डिस्पर्सिव पावर हो जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, in certain double slit experiment arrangement, interference fringes of with 1 mm each are observed when light wavelength this is used. Keeping the setup unaltered, the source is replaced by another source of wavelength this, the fringes will be, fringe width will be. तो fringe width और wavelength का रिलेशन आपको पता है, बीटा इज इक्वल टू fringe width, ये होता है d lambda upon d, means बीटा is directly proportional to lambda, means बीटा 1 upon बीटा 2 is equal to lambda 1 upon lambda 2। बीटा 1 आपका दिया है 1 mm upon बीटा 2, और lambda 1 है 5000 एंगस्ट्रॉम upon 6000 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएंगे, तो बीटा 2 इज इक्वल टू 1 mm इंटू 6 अपॉन 5, और ये आ गया 1.2 mm। सो बीटा टू 1.2 mm मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रिज्म एंगल अल्फा म्यू इज दिस डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड प्रिज्म। बाई प्रिज्म का आपने अगर पढ़ा होगा, वैसे मैंने पढ़ाया है अपने स्टूडेंट्स को, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर सोर्स है तो यहाँ से कुछ लाइट जो यहाँ जाएगी और जो यहाँ पड़ेगी कुछ इस तरीके से, ओके, और यहाँ पड़ेगी वैसे चली जाएगी, ये कुछ इस तरीके से। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस d होती है, जिसमें ये a होती है और ये b होती है, तो d इज इक्वल टू a प्लस बी आता है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग, ये डिस्टेंस a है और ये एक्चुअली जाना इधर चाहिए, तो ये डेविएशन होता है, इसको अगर हम अल्फ़ा या डेल्टा मान लें, ठीक है ना, मान लीजिए डेविएशन डेल्टा मान लें, तो यहाँ दे रहे हैं प्रिज्म एंगल 1 डिग्री, म्यू इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा, इन दोनों सोर्सेज यहाँ पे S1 S2 आ जाते हैं,
इनके बीच की डिस्टेंस d है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, d/2। मैं एक फार्मूले बना दे रहा हूँ। तो यहाँ से d/2 और ये a, तो ये डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा ये स्मॉल है तो tan डेल्टा, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा कहेंगे, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी d/2 इंटू ए। और डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा होता है म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा इज द प्रिज्म एंगल, म्यू माइनस 1 इंटू ए की जगह अल्फा कर रहे हैं। तो यहाँ जब पुट कर देंगे हम इसको, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, d आ जाएगा बेटा 2a, और इसकी जगह म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। और फ्रिंज विथ आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड दिस, देन फ्रिजनल वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा फ्रिंज विथ। और फ्रिंज विथ का फार्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपान डी। अब डी की जगह a प्लस बी लैम्डा अपान डी, डी की जगह लिखेंगे 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। इसको सॉल्व करना है। देखिए a प्लस बी, a है आपका 0.3 और b है 7, तो इनको सीधे ऐड कर दें तो 1 हो जाएगा। थोड़ा टाइम बचाते हैं। लैम्डा कितना है, लैम्डा है 180 पाई नैनोमीटर, तो 180 इंटू पाई, और नैनोमीटर को 10⁻⁻9 कर लेते हैं, राइट। 2 इंटू ए की वैल्यू है 0.3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.54, जिसमें -1 करेंगे तो 0.54 आ गया। और एंगल है कितना, 1 डिग्री। 1 डिग्री को बेटा पाई रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आपको मालूम है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन, तो पाई अपान 180 रेडियन। इससे एक फायदा देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 180 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर तो हो गया 180 इंटू 180 इंटू 10⁻⁹, और नीचे आ गया आपका 2 3 जा 6, यानी 0.6 इंटू 0.54। तो 0.6 को 6 इंटू 54 करके नीचे आ जाएंगे 10, और इधर 100, यानी 1000 ऊपर कर देते हैं, तो 10⁻³ कर लेते हैं इसको। मेरे ख्याल से अब सही है। तो इसका आ जाएगा 6, ये 30 आ गया। इसका अगर 6 से करेंगे तो 9, और ये 30 आ गया। मेरे ख्याल सब कैंसिल होना चाहिए। अब 3 से करेंगे तो ये 10 आ गया, फिर यहाँ 3 बचेगा, और 3 से ये भी 10 आ गया। बहुत बढ़िया। तो 10 10 हो गया, 10⁻² और 10⁻3, ये हो जाएगा 10⁻5। तो ये आ गया 10⁻9 इंटू 10⁻5। सो योर आंसर इज 10⁻⁻4। ठीक है ना, 10⁻⁻4 मिलीमीटर। नहीं, अब ये किस में होगा, नैनोमीटर है, हाँ, तो ये मीटर में होगा। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम इज 60, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल। ये तो ठीक है, ब्रूस्टर्स लॉ कहता है कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन होता है कि tan IP इज इक्वल टू म्यू। तो tan ऑफ द पोलराइजिंग एंगल यानी 60 इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू tan 60 क्या हुआ, √3, राइट। अब क्रिटिकल एंगल से क्या रिलेशन होता है, साइन IC इज इक्वल टू 1/μ होता है। तो साइन 1/μ को मतलब √3। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल आ गया साइन इनवर्स 1/√3। साइन इनवर्स 1/√3, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंक्रीज बाई फैक्टर 4, देन मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज, ओके। तो एनर्जी फोटोन की क्या होती है बेटा, E इज इक्वल टू होता है h न्यू, जिसे हम लिख सकते हैं hc/λ।
और मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एच अपान लैम्डा। तो हम एच अपान लैम्डा की जगह P रख दें, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, PC आ गया। C है कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एनर्जी बाई फैक्टर कितना, 4 के बराबर 4 फैक्टर के बराबर इंक्रीज हो रही है, तो मोमेंटम भी 4 फैक्टर के बराबर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीजेस बाई ए फैक्टर ऑफ 4, सो योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। द विथ ऑफ द फॉरबिडन गैप ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको पता ही है। व्हेन क्रिस्टल इज कन्वर्टेड इनटू ए एन टाइप सेमीकंडक्टर, द डिस्टेंस ऑफ फर्मी लेवल फ्रॉम द कंडक्शन बैंड। पहले तो आपको फर्मी लेवल के बारे में बता दें। फर्मी लेवल होती है वो एक इमेजिनरी लेवल है विच इज लाइज बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड। कंडक्शन बैंड वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फाइनली जाते हैं, और वैलेंसी बैंड जहाँ से जाते हैं, यानी जहाँ पे होल की मेजॉरिटी होती है। तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, तो उस केस में जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंसी बैंड है उसके ठीक बीचों बीच में फर्मी लेवल होती है। यानी कि अगर आपका गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका हाफ कितना हुआ, यानी कि इधर भी 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इधर भी 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। ये बात होती है इंट्रिंसिक के, लेकिन कह रहे हैं कि इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया गया है। अच्छा, इसकी खास बात होती है फर्मी लेवल की, ये बताती क्या है, रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू होल्स। तो जिधर ये शिफ्ट हो रही है उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना, रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू होल। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनना है, इसका मतलब वहां पे मेजॉरिटी कंडक्शन बैंड में किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ। अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई तो इसमें क्या ऑप्शन दे रहे हैं, पूछ रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ फर्मी लेवल फ्रॉम द कंडक्शन बैंड। तो अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होगी, तो ये जो एनर्जी गैप है ये इससे कम होगा कि ज्यादा, शिफ्ट हो गई तो कम हो गया, यानी लेस देन 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लेस देन 0.55, ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। Two bodies A and B initially at rest are attracted towards each other due to gravitation. पहले रेस्ट में हैं दो बॉडी, तो रेस्ट में है तो उनका सेंटर ऑफ मास कहीं पर है, फिर उसके बाद ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। गिवन दैट A is much heavier than that of B, which of the following correctly describe the relative motion of the center of mass? बेटा एक्सटर्नल इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कहीं से कोई फोर्स नहीं है, दोनों में म्यूचुअल इंटरेक्शन है, इसलिए सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होगा। अब ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए जहां पे हो। मूव्स टुवर्ड्स ए, बी, नो, ज्वाइनिंग, इट रिमेन रेस्ट। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 8 करेस्पॉन्ड टू द ट्रुथ टेबल। चलिए भाई, तो देखिए 1 1 का 0 हो रहा है और बाकी सब में ओपन है। अब इसका जरा रिवर्स लिखें, 0 0 का 1 है तो 0, 0 1 का 1 है तो 0, 1 0 का 1 है तो 0, और 1 1 का 0 है तो 1। ये किस में होता है, 1 1 का 1 मतलब जब ए और बी दोनों ऑन है तो आउटपुट ऑन है, बाकी कोई एक ऑन है या दोनों ऑफ हैं तो ऑफ होता है। ये होता है एंड गेट में। एंड गेट में सीरीज में आता है ना, अगर ये दो इनपुट हैं, ये एक ऑन होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट, दोनों ऑन होंगे, यानी इस केस में मिलता है। तो ये अगर एंड गेट का है तो इसका रिवर्स ये कौन सा होगा, ये नैंड गेट होगा, NAND, ठीक है। तो ये नैंड गेट का है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, in a circuit potential difference across the resistance is this and current this, what value of the resistance with percentage error। एरर का क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप देखा करिए कि वोल्टेज कितना है और करंट कितनी। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान I। तो V है 4, I है 1, तो 4 ओम आ गया।
तो 4 ओम तो आएगा ही, वो खैर सब में है। ओके, अब परसेंटेज एरर का चेक करते हैं। तो जो फ्रैक्शनल एरर होगी उसका फार्मूला हो गया डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा आर अपान आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान वी प्लस डेल्टा आई अपान आई। ये मैक्सिमम एरर के लिए है। डेल्टा वी कितना है 0.25 अपान 4 प्लस 0.1 अपान 1। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर हम एलसीएम 4 लेते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इधर हो गया 0.25 प्लस 0.4 और ये आ जाएगा 4 to 6 यानी 0.65 अपान 4 एंड इट इज 0.41 या 4, 4 6 या 24, 4 2 और 4 5। अब इसको अगर हम परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करें ये फ्रैक्शनल एरर को, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 100 से करेंगे तो 16.25% हो जाएगा, 16.25%। तो इसका ये ऑप्शन सही है बेटा, सेकेंड ऑप्शन। ओके, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस, मतलब दो वेक्टर हैं ए और बी। मान लीजिए ए और बी के बीच का एंगल थीटा होता तो ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में हो जाता ए कॉस थीटा, और आपको मालूम है ए डॉट बी होता है, आपको ये फाइंड आउट करना है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, वेक्टर में पढ़ा होगा। तो यहाँ से ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ए डॉट बी अपान बी। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे 1 है 4 है तो ये 4 आ गया, फिर -2 है -4 है तो माइनस माइनस प्लस 8 आ गया, और 1 है 7 है तो +7 आ गया, अपान बी का मैग्नीट्यूड 16, 4 का स्क्वायर, इसका भी 16 और 7 का 49 और ये अंडर रूट। तो ऊपर आ गया 12 7 19। ये वैल्यू किसकी आ रही, ए कॉस थीटा क्या आ रही बेटा, 19 और 16 32 और ये आ जाएगा 60, 81 अंडर रूट। तो ये आ गया 19/9, 19/9 होगा प्रोजेक्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, the energy of electron in nth orbit of hydrogen atom expressed like this, the shortest and longest wavelength of Lyman series। लाइमन सीरीज में एक चीज आपको मालूम है ना कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, ये जैसे सपोज करिए, राहुल इसका एरो सही करो, ये जो लाइमन सीरीज में फर्स्ट में ट्रांजिशन होता है, तो अगर सेकंड से हो रहा है तो इसकी एनर्जी सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, यानी वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होगी। और जो इन्फिनिटी से हो रहा है यानी कि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, एनर्जी सबसे ज़्यादा, और इसके केस में वेवलेंथ मिनिमम होती। तो ये पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहे हैं। तो देखिए लाइमन से फार्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू आर 1/nf² माइनस 1/ni²। अब बेटा nf क्या होना चाहिए, फाइनल 1 होनी चाहिए। तो अगर हम इन्फिनिटी से लाएंगे तो ये इसकी जगह इनफाइनाइट करेंगे और यहाँ 1 करेंगे तो ये आ जाएगा r। ये इन्फिनिटी से लाएंगे तो लैम्डा मिनिमम निकलेगा, तो 1/λ मिनिमम, 1 फाइनल ऑर्बिट 1 होनी चाहिए, इनिशियल आपकी इनफाइनाइट, तो ये 0 हो गया, तो दिस इज r। तो यहाँ पे लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1/r, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, 1/रेडबर्ग कांस्टेंट लगभग 910 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम देखो, कुछ आंसर तो यही मिल गया आपका कि मिनिमम वेवलेंथ ये है, बाकी किसी में है ही नहीं। अब आप चेक करने के लिए दूसरा कर लीजिए, मैक्सिमम के लिए सेकंड से फर्स्ट में हो, यानी फाइनल ऑर्बिट आपकी 1/λ मैक्स इज इक्वल टू फाइनल आपकी क्या होनी चाहिए, 1² माइनस इनिशियल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2, तो यहाँ 2 2 ज़ा 4,
सो दिस इज 1 माइनस 1/4 3r/4, तो लैम्डा मैक्स आ जाएगा 4/3r, तो 4/3 r। अच्छा नहीं, r नीचे चला गया, ये r जो है ये यहाँ ना होकर के नीचे होगा, तो 4/3 इंटू 1/r की वैल्यू निकली है 910। अब ये वैल्यू आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 36/3, और ये आ जाएगी 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 3 जा 9, लगभग इतनी 12 से 13। देखिए मिल गया। तो वैसे भी अगर आप पहले से देखते तो भी यही सही था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with acceleration, uniform acceleration and its velocity after n second is v। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u हो गया 0, और फार्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस a और टाइम है n सेकेंड, तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई v/n। क्लियर, v वेलोसिटी दी है। अब कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड में कितना बॉडी चली। तो मान लीजिए कुल n सेकेंड में चल रही है Sn, तो उससे 2 सेकेंड में पहले कितनी चलेगी Sn-2, तो लास्ट 2 सेकेंड में कितनी चली Sn-2। अब Sn कितना होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u 0 है, t n सेकेंड की बात हो रही है, प्लस हाफ a टी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर, माइनस, अब इसका देखिए, अगर 1 सेकेंड 2 सेकेंड पहले की बात करें तो 0 इंटू n-2 सेकेंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब n-2 का होल स्क्वायर। अब ये तो खत्म है टर्म, इनमें तो कोई मतलब है नहीं, ये बचा क्या आपका हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए n-2 स्क्वायर, क्या n-2 के फॉर्म में है 2 सेकेंड पहले, ओपन करना ही पड़ेगा इसको। तो ये बेटा आ गया, लास्ट 2 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए, और इसको ओपन करेंगे तो आ रहा है एन स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 ज़ा 4n, 2 2 ज़ा 4n, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 4n। अब देखो ये हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 2a, और इधर माइनस माइनस प्लस 2an, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, वो डिस्टेंस आ गई लास्ट 2 सेकेंड 2an माइनस 2a, 2a कॉमन लेंगे तो n-, अब यहाँ a नहीं है v, तो v के टर्म्स में ये रख दीजिए, तो 2 इंटू ए की जगह v/n और n-1, तो 2v(n-1/n), थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके बेटा, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है, टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मास प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी एट ए सेम एंगल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बोथ पार्टिकल विल बी सेम। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाइट अटेंड होगी वो मास पे डिपेंड करती ही नहीं। देखिए हाइट में जो फार्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z, यहाँ पे कहीं मास नहीं आ रहा, तो मास पे डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए सेम होगी, तो पहला तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये भी सही है, तो इसमें तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके,
क्वेश्चन नंबर 82, फर्स्ट ऑप्शन. The work function of metal A, B, C are this, this and this. According to Einstein equation, the metal emit photoelectrons for radiation of wavelength this. देखिए, अगर इस वेवलेंथ के रेडिएशन आ रहे हैं तो हम वो एनर्जी निकाल लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में. तो ये अगर आ रहे हैं तो फार्मूला क्या होता है एनर्जी का? जो एनर्जी होगी इंसिडेंट करेगी वो होगी एच न्यू, यानी एच सी अपॉन लैम्डा. एच होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34. सी है 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा बेटा कितना है गिवन है 4100 एंगस्ट्रॉम, मतलब इंटू 10⁻10. अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी. तो यहाँ सबसे पहले पावर यहाँ -24 हो जाएगा और फिर 8 उसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10⁻16 और 3 से मल्टीप्लाई करें. 3 6 जा 8, 3 6 जा 18 और 1 कैरी करेंगे 18 1 19. ठीक, और यहाँ पे ये आ गया इंटू 10 टू पावर, यहाँ पे -34 -10 कैंसिल हो जाएंगे. अच्छा, यहाँ 2 जीरो और ले लिए जाएं इसके, तो यहाँ 10 टू पावर -8 है, देख रहे हैं ना. ये अब 10 टू पावर -10 है तो -8 हो जाएगा और -8 इसमें जाएंगे तो बचेंगे -26 और ये हो जाएंगे 8 एडजस्ट हो जाएंगे तो 10 टू पावर -18 अपॉन 41. ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा 41 से. अच्छा, इसको अगर हम ऐसे करें, एक इधर बढ़ा लें तो -19 कर दें, यानी 198 अपॉन 41 इंटू 10 टू पावर -19. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर हम मोटे तौर पे देखें तो 4 टाइम्स तो जा ही रहा है. ठीक है, तो 4 टाइम्स जाएगा तो 198, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 4963. फिर एक जीरो लाएंगे, अब कितना जाएगा? तो 4 पॉइंट, अब कितना जा रहा है? अब 8 टाइम्स चला जाएगा. 8 1 जा 8, 8 4 जा 32. 9 जा रहा क्या? नहीं, 9 ज़्यादा हो जाएगा, बस इतना हम ले लेते हैं. सो दिस इज 4.8 इंटू 10 टू पावर -19 जूल. अब बेटा ये जूल में आ गई, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल होता है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो इसको 4.8 इंटू 10 टू पावर -19 जूल को डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से, तो ये कैंसिल और ये आ जाएगा 3, यानी दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन इंसिडेंट कर रहा है. तो 2 मेटल ऐसे हैं जिनके लिए वर्क फंक्शन इतना है, तो जिनके लिए वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो तो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देंगे, यानी कि ये और ये इमिट कर रहे हैं ये भी, और इसका ज्यादा है तो ये नहीं इमिट कर पाएगा. इसमें जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी कम है और इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो ए और बी दोनों इमिट करेंगे. सो योर ऑप्शन इज थर्ड करेक्ट. इसका थर्ड ऑप्शन सही है 183. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ए गार्डनर वाटर्स द प्लांट बाई ए पाइप ऑफ डायमीटर 1 mm, ऑफ डायमीटर 1 mm. ठीक है, द वाटर कम्स आउट एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ गलत लिख गया है, ये क्यूब है. ठीक है, पर सेकेंड. द रिएक्शनरी फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हैंड्स ऑफ गार्डनर. इस तरह क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत किए होंगे, ठीक है ना. और इन क्वेश्चंस में सीधे सीधे फार्मूला याद कर लीजिए क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है.
है ना, फार्मूला आपको पता ही होगा। आपको मालूम है v जो वॉल्यूम होता है पर सेकेंड, इसका स्क्वायर करके रो अपान ए से मल्टीप्लाई कर देना, यही इसका फार्मूला होता है जो ड्राइव करके आ जाता है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो उनको पता होगा। तो पर सेकेंड कितना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब है रेट। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, वो न्यूटन में दिया ना फोर्स, तो सेंटीमीटर का 10 टू पावर क्या होता है -2, और 3 टाइम्स करेंगे तो इंटू 10 टू पावर -6, यानी 10 टू पावर -5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस पूरे की जगह हम लिख दें 10 टू पावर -5 और इसका होल स्क्वायर। डेंसिटी कितनी दी है, गार्डनर वाटर्स द प्लांट पाइप डायमीटर 1 mm। वाटर है तो वाटर की तो पता ही 10 टू पावर 3 होती, अपान एरिया। अच्छा, एरिया होता है पाइप का पाई आर स्क्वायर। तो इसमें डायमीटर अगर 1 mm है, डायमीटर कितना दिया है 1 mm, तो रेडियस हो जाएगी 0.5 mm। 0.5 mm मतलब 0.5 इंटू 10 टू पावर -3। तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए पाई की वैल्यू होती है 3.14। 3.14 इंटू 0.5 का अगर हम यहाँ से देखें तो अगर इसको हम 5 इंटू 10 टू पावर -4 कर दें तो आसान हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर -4, स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और इंटू 10 टू पावर -8। अब जरा देखिए कितना आएगा, यहाँ पे हो रहा है 10 टू पावर -10, और 10 टू पावर -10, 10 टू पावर -8। क्लियर है? तो 10 टू पावर यहाँ -2 बचा और 3 है तो 10 बचा। तो 10/25 इंटू 3.414। अब यहाँ पे बेटा देखो, इससे 2 जीरो अगर हम यहाँ कर लें तो ये आ जाएगा 40। तो ये आ गया 40/314। तो डेसिमल लगा के एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, और यहाँ पे कितना जा रहा है 1 टाइम्स जाएगा। तो सीधे सीधे यही सही होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 यहीं पे है। तो आगे आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा 127 के अप्रॉक्स। ठीक है ना, वो कैरी कर लें, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो इतना हो जाएगा। तो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या फोर्स हमेशा मोशन की डायरेक्शन में होता? नहीं। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो फोर्स नीचे होता है और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर होता है। तो पहला तो ये गलत हो गया। इन एवरी केस फोर्स इज नॉट पैरेलल टू एक्सीलरेशन, ये भी गलत है। फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन के पैरेलल होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए 4th ऑप्शन करेक्ट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 identical spheres each of radius are placed touching each other on the horizontal table as shown in figure. The coordinates of the center of mass. ये देखो आसान है, इसमें तीनों के मास सेम है और टच कर रहे हैं, और हर एक की रेडियस r है, यानी यहाँ से यहाँ तक r है, ये भी r है। तो इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गए, इसके कोऑर्डिनेट देखो r यहाँ तक और फिर r, तो इसके हो गए 2r और 0, y एक्सिस पे नहीं है। अब ये y एक्सिस पे, तो आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ r है और ये r है, और ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो r r 2r और ये r, तो ये 2r है ये r है, तो ये कितना होगा, ये 2r ये r, तो ये कितना होगा पाइथागोरस से 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 3r स्क्वायर, यानी r√3। करेक्ट, ये r√3 है। तो इट मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो x वाला तो r होगा और ये हो जाएगा r√3। अब आप निकाल लीजिए, सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे
तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीएम कितना हो जाएगा, एक तरफ से चलें, मास m1 इंटू x1 यानी 0 प्लस m2 इंटू x2 कितना है 2r प्लस m3 x3 यानी कि m और r, ठीक है, अपान टोटल मास 3m। अब बेटा ये तो खत्म है, ये 2mr mr 3mr आ गया, तो 3mr अपान 3m, तो ये आ गया r, कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्सीएम कितना आ गया r। इसी तरह वाईसीएम जब निकालेंगे तो वाईसीएम में यहां से शुरू करेंगे m इंटू 0 प्लस दूसरे वाले का भी m इंटू 0 प्लस तीसरे वाले का m इंटू r रूट 3 अपान में आ जाएगा 3m, तो ये कैंसिल हो गया, एस एम कैंसिल हो गया, r रूट 3 अपान 3 से रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज r अपान अंडर रूट 3। तो सेंटर ऑफ मास आ गए r और r अपान रूट 3, ये फोर्थ ऑप्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पॉइसंस रेशियो। वैसे आपको बता दें पॉइसंस रेशियो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो चूंकि स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन मीन्स इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। इट इज़ द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू, नो ये गलत है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल, इट्स वैल्यू क्यों नेचर पे डिपेंड करेगा। इट्स यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। प्रैक्टिकल वैल्यू तो इसकी गलत दे रखी है, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बेटा। 187 का कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, इन द फिगर, अच्छा ये डायग्राम दिया है, ओके, इनिशियल स्टेटस ऑफ कैपेसिटर एंड देयर कनेक्शन इज सोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट दिस सर्किट। फाइनल चार्ज ऑन इट कैपेसिटर विल बी 0, इनकरेक्ट, तो फाइनल चार्ज 0, अच्छा ये सिचुएशन है, ठीक है, अब समझ में आया, ये सिचुएशन है और इन दोनों को इस तरह कनेक्ट किया गया, ए और बी को ऐसे रखा गया और सी और डी को पलट दिया गया, डी इधर सी इधर, तो डी सी इधर है तो इधर प्लस आ गया और इधर माइनस आ गया और इसमें इधर प्लस है इधर माइनस है, ठीक है। तो एक तरीके से देखो सीरीज वाला सिस्टम बन गया पूरा कि यहाँ प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, अब जब ये कनेक्ट हो गए हैं तो पहले तो चार्ज निकाल लेते हैं, यहाँ से इसमें जो चार्ज होगा Q बराबर क्या होता है CV, तो C कितना है, दिस Q है ये, तो 15 टू या 30 माइक्रो कूलम, और इधर का चार्ज कितना है Q डैश CV, तो 10 है, इसमें भी वही है 30 माइक्रो कूलम, चार्ज सेम है। तो जब इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा, जब इन्हें कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इनका कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q बाई C टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। तो बेटा ध्यान दो, इसमें इस तरफ है प्लस 30 माइनस 30 प्लस 30 माइनस 30, ठीक है। तो टोटल चार्ज ये प्लस 30 माइनस 30 जीरो हो गए, तो टोटल चार्ज अगर जीरो हो गया तो पोटेंशियल भी कॉमन जीरो हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन क्या दे रहे हैं, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी जीरो, से फाइनल टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर जीरो, ये भी से टोटल चार्ज फ्लोन फ्रॉम ए टू बी इज 30। अच्छा, जो इनकरेक्ट अबाउट दिस सर्किट है, ठीक है, तो ए से बी की तरफ, ए से डी की तरफ जा रहा है, ये तो ठीक है, समझ में आ रहे हैं।
ए से डी की तरफ जा रहा है वो 30 जा रहा है, ठीक है, तभी तो ये न्यूट्रल कर देगा, 0 कर देगा। ए से डी की तरफ जो जा रहा है, ए से डी की तरफ जो जा रहा है वो -30 नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ आइस इज रो, दैट ऑफ वाटर सिग्मा, what will be the decrease in volume when mass m of ice melt, ठीक है, ओके। डेंसिटी ऑफ आइस रो है, वाटर की सिग्मा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? पहले तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, ओके। तो आइस का वॉल्यूम कितना है? मास, what will the decrease in when mass m of the ice melt? अच्छा, मास m है और अपॉन डेंसिटी कितनी है? रो। ये किसकी बात हो गई? आइस की। वाटर के केस में मेल्ट होके मास तो वही रहेगा और डेंसिटी ये हो गई, सॉरी, सिग्मा। तो आइस जब मेल्ट होगी तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? चेंज इन वॉल्यूम होगा m अपान रो माइनस m अपान सिग्मा। भाई ये पहले था, बाद में हो गया, तो m कॉमन ले लेते हैं, 1 अपान रो माइनस 1 अपान सिग्मा, m अपान रो 1 अपान सिग्मा। इसका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट, ठीक है, 189 का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्टेंट करंट I is flowing through a circular coil placed in uniform magnetic field be as shown। देखिए इधर अगर हम, ये y एक्सिस है और ये इस प्लेन में है, ये एरिया जो दिख रहा है उसकी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है और करंट आपकी क्लॉकवाइज जा रही है, ओके। तो ये कह रहे हैं द लूप इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, द लूप इज इन अनस्टेबल, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज मैक्सिमम, टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस। तो टॉर्क हमेशा, टॉर्क जो होता है वो होता है एम बी साइन थीटा, ठीक है ना, एम बी साइन थीटा। और यहाँ पे ये होगा m क्रॉस b, अगर वेक्टर फॉर्म में लें तो जो मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज आई ए, वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगा और b आपका प्लेन के है तो वो परपेंडिकुलर है, यानी बीच का एंगल आपका 90 है और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, विच इज मैक्सिमम। तो इतना तो फैक्ट है कि इस केस में टाउ मैक्सिमम है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, टार्क की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, तीसरा ही ऑप्शन सही है। और जब टार्क लग रहा तो इक्विलिब्रियम में तो रह ही नहीं सकते। यस, सो योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द वॉल्यूम ऑफ हॉलो पोर्शन ऑफ ए स्फीयर इज 3/4 ऑफ द एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो पोर्शन ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर है जो अंदर खोखला है जिसका वॉल्यूम एक्सटर्नल वॉल्यूम्स का 3/4 है। तो पहले तो मान लें हम कि ये पोर्शन सॉलिड है, हॉलो पोर्शन की रेडियस r है और इसकी कैपिटल R। तो बाहर वाले की कैपिटल R है तो उसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, और अंदर वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। वो कह रहे हैं ये बाहर वाले का 3/4 है, 3/4 ऑफ दिस, ओके। तो ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब r क्यूब इज इक्वल टू आ गया 3/4 r क्यूब। एक रिलेशन मान लेते हैं, कहीं जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। आगे कह रहे हैं इफ इट फ्लोट इन लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 3/2। अच्छा, लिक्विड की डेंसिटी 3/2 है, रिलेटिव डेंसिटी, तो जो लिक्विड है उसकी रिलेटिव डेंसिटी 3/2 है, मीन्स मटेरियल ऑफ द सॉलिड, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड निकालनी है, ओके। हाफ ऑफ द एक्सटर्नल वॉल्यूम इमर्स्ड, तो सबसे पहले तो इसका हम वेट निकालें,
वेट निकालेंगे तो वेट होगा mg और m होगा इसका जो वॉल्यूम है जो सॉलिड है इनटू उसकी डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है सॉलिड की? डेंसिटी relative density liquid is this half of the external immerse relative density of the material की बतानी। तो मान लीजिए मटेरियल की डेंसिटी कितनी है, रो है, और इंटू जी कर देते हैं। अब ये जो v है बेटा, ये वॉल्यूम आपका हो जाएगा, इस सॉलिड पोर्शन का निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब और इंटू रो इंटू जी। ये तो हो गया वेट किसका? उस मटेरियल का, उस बॉडी का। और वो कह रहे हैं आधा डूबा है, हाफ ऑफ द एक्सटर्नल वॉल्यूम इमर्स्ड। तो अगर आधा डूबा है, वो भी बाहर का वॉल्यूम जब डूबेगा, जैसे मान लीजिए डूबा है, आधा डूब के तैर रहा है, तो जो उस पर अपथ्रस्ट है वो अपथ्रस्ट हटाए गए लिक्विड का वेट होगा और वो बैलेंस किए है इसके वेट को। इसका मतलब है हटाए गए लिक्विड का वेट अगर डब्ल्यू डैश निकालें तो डब्ल्यू डैश होगा इसका वॉल्यूम बाहर वाला और उसका हाफ, क्योंकि आधा डूबा है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। बाहर का वॉल्यूम इतना है तो इतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। और उस लिक्विड की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो कितनी है? लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी है 3/2, तो 3/2 कर देंगे, ओके, और इंटू जी। अब ये और ये दोनों बराबर करने, तो ये W और W डैश बराबर है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे कुछ चीजें कम कर लें, जैसे 4/3 पाई को पहले कैंसिल कर दें और जी को कैंसिल कर दें, तो थोड़ा आसान। हमें रो चाहिए होगा, तो यहां पे बेटा कैपिटल आर है तो स्मॉल आर की जगह हम 3/4 कर दें, तो इसको पहले सॉल्व कर लें। आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब की जगह 3/4 आर क्यूब, और ये आ जाएगा r³/4। तो इतनी की वैल्यू हो गई r³/4, और इधर कुछ बचा नहीं है रो के अलावा, तो r³/4 इंटू रो, r³/4 इंटू रो। ठीक है, इधर क्या बचा है? देखिए यहाँ पे 3/4 है, 3/4 r³, 3/4 r³। ठीक है, जी कैंसिल हो गया था, तो 4 और ये कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो यहां से इसकी जो डेंसिटी आ गई है लिक्विड की, ये कितनी आ गई है? 3 आ गई है ना? तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, 191 का सेकेंड ऑप्शन। बहुत ध्यान से करिएगा, ये क्वेश्चन काफी मतलब कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरीज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम 100 डिग्री। अब ये आप कर सकते हो, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, फिर इसको अगर हम हीट देंगे तो सबसे पहले स्टेट चेंज होगी, आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगी, फिर भी हम हीट देंगे तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। नहीं, वाटर 0 डिग्री की आइस है, फिर उसको हम हीट देंगे तो स्टेट चेंज होगी, वाटर बनेगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद फिर स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री की स्टीम भी करानी। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और 100 डिग्री की स्टीम, मतलब पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। चलो अच्छी बात है, ऐड करते जाना है। आइस को मेल्ट करने के लिए Q इज इक्वल टू, हम लोग Q1 इज इक्वल टू ml करेंगे ना। m कितना है? 5 ग्राम है, और जो लेटेंट हीट होती है वो 80, तो ये 400 कैलोरी आ गई। फिर उसके बाद 0 डिग्री के वाटर को अगर हम 100 पे ले जाएंगे तो यहाँ पे ms डेल्टा टी आएगा। m कितना है? 5, s कितना है? 1, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी
0 से 100, डिफरेंस 100 है, तो ये आ गया 500 कैलोरी। चलिए 500 कैलोरी हो गया। फिर उसके बाद 0 वाटर हो गया, 500। अब इसके बाद 100 डिग्री का फिर स्टेट चेंज होना है, तो Q3 इज इक्वल टू अगेन ml, यानी m कितना है 5, L है 540 कैलोरी। तो ये कितना आ जाएगा 0 0 और 20, 2 22, नहीं 25 और 2 2700 कैलोरी। अब बेटा तीनों को ऐड करोगे तो 900 हो गया और 27, 3600 कैलोरी। यस, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है फिगर shows the volume versus temperature graph for the same mass of a gas assumed ideal corresponding to two different pressure P1 and P2, then right। देखिए यहाँ पे V और T में ग्राफ है, तो इसका मतलब ये स्लोप जो है V/T है, और आपको मालूम है कि PV इज इक्वल टू RT होता है। सेम मास की गैस हैं तो हम मान लेते हैं, इक्वेशन है PV इज इक्वल टू RT, तो यहाँ पे V/T क्या हो गया, V/T हो गया R/P। R कांस्टेंट है, इसका मतलब V/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी जिसका स्लोप ज्यादा है उस वो प्रेशर कम होगा। तो स्लोप यहाँ किसका ज्यादा है, P2 का, तो इसका मतलब P2 कम है, P1 ज्यादा है, मींस P1 इज ग्रेटर देन P2। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टीवी कर्व दिया है, साइक्लिक प्रोसेस एज शोन बिलो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस आर n, फाइंड द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। सबसे पहली चीज यहां पर देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां तो कोई वर्क होगा ही नहीं। अब यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहां पर टेम्परेचर है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसके केस में आइसोथर्मल में वर्क डन क्या होता है, BC वाले में हो जाएगा WBC इज इक्वल टू NRT, NR और T की जगह है 2T0 log दिस अपॉन दिस, 2V0 अपॉन V0, 2V0 अपॉन V0। ये ई बेस में चल रहा है बेटा, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2NRT0 ln2, ये आ गया इसका। इसी तरह जब D से A में जाएगा तो WDA इज इक्वल टू NR और टेम्परेचर यहाँ कितना है T0 और ln वॉल्यूम क्या है V0 अपॉन 2V0, फाइनल माइनस इनिशियल, तो V0 अपॉन 2V0 का मतलब हो गया 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं, अगर 1/2 है तो माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो माइनस NRT0 ln2। ये बात समझ रहे हैं, log m अपान n log m माइनस log n होता है, तो ये 1/2 है, 2 अगर ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों को बेटा ऐड कर दो, टोटल वर्क यहाँ तो 0 ही था, तो देखिए इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा फाइनल NRT0 ln2, NRT0 ln2। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। देखिए ये पॉइंट, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हैं, तो इनको साथ में मिला देते हैं। ठीक है, तो इनको साथ में मिलाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं। ये दोनों तो ऐसे ही हो जाएंगे, A और B, यानी 2 ओम एंड दिस इज 2 ओम। फिर उसके बाद ये पॉइंट यहां से मिल जाएगा, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, राइट, और ये एक अलग कर देते हैं। अब ये दोनों यहां से आपस में मिले हुए हैं, और ये भी इसका सबका 2 ओम है हर एक का। तो बेटा ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है, तो तीनों पैरेलल, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें। तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में 2 और 2 का कितना हो जाएगा 1 ओम, ये 2 का कितना हो जाएगा अगेन 1 ओम। अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 ओम। अब ये 2 ओम और 2 ओम फिर से पैरेलल में है,
पहले इतने का निकालिए, ये दोनों पैरेलल में है तो 2 का हाफ करेंगे, आधा हो जाएगा 1, ये 1 और 1 सीरीज में है तो 2, और 2 भी पैरेलल में है तो अगेन 1 ओम, तो ये 1 ओम आंसर हो गया इसका। ठीक है, बाकी एक लंबा तरीका आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है तो इसमें वही जो 1/r1 1/r2 = 1/r वो आप कर सकते हैं, लेकिन नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A particle executes simple harmonic oscillation with a amplitude A. The period of oscillation is T. The minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position. अब आप देखो, ये पार्टिकल अगर पूरा एम्पलीट्यूड A है और A/2 तक जाता है तो पूछ रहे हैं कितना टाइम लेगा। तो आपको मालूम है इक्वेशन, अगर मीन पोजीशन से चल रहा है तो y = a sin ओमेगा टी, y = a/2 करेंगे = a sin ओमेगा टी, a कैंसिल, सो sin ओमेगा टी = 1/2, 1/2 को sin π/6 यानी 30 भी कह सकते हैं, तो यहां से ओमेगा टी की वैल्यू आ गई π/6। पूछा गया है टाइम, तो ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2π/t इंटू टी = π/6, पाई कैंसिल, सो t = t उधर जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, सो t/12 यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, फिगर बिलो शोज ए वेव ऑफ y = a sin ओमेगा t माइनस kx, यानी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट बी? बी पॉइंट यहाँ पे है और इस जगह पे आपको स्लोप निकालना है, यानी dy/dx निकालना है। तो आपको मालूम है एक रिलेशन कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती थी वो थी माइनस वेव वेलोसिटी। मान लीजिए वेव वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, अगर v = निकालें तो ω/k होगी, इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट रेशियो, तो यहाँ ω/k कर देंगे, और ये है dy/dx। अच्छा एक चीज और देखिए, मीन पोजीशन पे है तो ये पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मालूम क्या होती है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी SHM करने वाले पार्टिकल की a ओमेगा, a एम्पलीट्यूड है, सॉरी यहाँ पे a है तो इसको हम a ओमेगा करेंगे, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, a ओमेगा = -ω/k इंटू नॉट dt, dy/dx, ये स्लोप होता है यहाँ पे, तो dy/dx, यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो स्लोप जो होगा वो आ जाएगा dy/dx = ka। ठीक है ना, साइन निगेटिव स्लोप है तो इसलिए माइनस उसको करने की जरूरत नहीं है ना, वो माइनस साइन का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, तो k मैग्नीट्यूड इज k, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 197 थर्ड ऑप्शन। Two tuning forks of frequency 250 Hz and 256 Hz produces beats if a maximum is observed just now। अच्छा मैक्सिमम बीट्स अभी मिल रहे हैं, तो बीट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ बीट्स हो जाएंगे इन दोनों का डिफरेंस, तो 256 माइनस 250, ये आ गए 6 बीट्स पर सेकेंड। अच्छा बीट पर सेकेंड का मतलब होता है कि एक सेकेंड में 6 बीट, 6 बीट का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में 6 बार आवाज तेज होगी और 6 बार धीमी होगी, राइज एंड फॉल 6 टाइम्स होगा। आफ्टर हाउ मच टाइम द नेक्स्ट मैक्सिमम इज ऑब्जर्व? सिंपल सी बात है कि एक सेकेंड में 6 बीट मिल रहे हैं, तो अगला बीट मिलने में कितना सेकेंड लगेंगे, 1/6 सेकेंड। अगला बीट मतलब अगला राइज मिलने में और अगला फॉल मिलने में, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो? A drop of rain falling with a constant speed। बेटा अगर कांस्टेंट स्पीड से आ रही है तो इसमें नेट फोर्स जीरो है, तो गलत हो गया।
ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, उस पर तैर रहा है यानी कि रुका हुआ है, तो अपवर्ड फोर्स जो उसका थ्रस्ट है डाउनवर्ड वो बराबर है, तो नेट फोर्स 0 है। ये भी गलत हो गया, जो 0 नहीं है। कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर ऑन द रफ रोड, ए पेबल ऑफ मास 5 kg। यहाँ पे अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा, नेट फोर्स यहाँ भी 0 है। ए पेबल, एक पत्थर का टुकड़ा, ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड। हाँ, यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं है कि जब वो ऊपर जाएगा तो उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। सो योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, 199 फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल executing simple harmonic motion is this. In this equation, a is the linear acceleration, okay, the time period in simple harmonic oscillator या simple harmonic motion, time period पूछा बेटा। a acceleration है तो आप देखिए a plus 16 पाई स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 को लिख सकते हो माइनस 16 पाई स्क्वायर x, और आपको मालूम है a होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सीलरेशन कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर बराबर है 16 पाई स्क्वायर के। तो ओमेगा किसके बराबर हुआ? अंडर रूट लोगे तो 4 पाई। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? टाइम पीरियड। तो यहाँ से देखिए ये 2 आ गया ना, तो 1/t इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड इसका 1/2 सेकेंड। सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी जो कोई दिक्कत है तो आप उसको भेजिए, ठीक है, और समझिए या फिर पर्सनली मिलके पूछ लीजिए। थैंक यू।